Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. In today's lecture, we are going to study about another topic of respiratory system, that is mechanism and regulation of breathing. Right? In the previous lecture, we have studied about respiratory tract. If you haven't watched that video, then please go and watch that video first, because that lecture is the basics of this lecture. Without that, you will not be able to understand this lecture. Right? So hi everyone, I'm your educator. You're watching Inside Sports Science. Let's begin. आज हम इनहलेशन और एक्सहलेशन के मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। राइट। उस चीज को समझने से पहले हमको फिजिक्स का एक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। वो क्या है? वो ये है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास दो जगह है। एक जगह आपका प्रेशर हाई है एयर का, लाइक दिस। यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, विच मीन्स यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक लोकेशन और है, यहाँ पे एयर का बहुत लो प्रेशर है, लाइक दिस। दिस इज हाई प्रेशर एंड दिस इज लो प्रेशर। तो हमारा एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। हम ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे जो एयर है वो हमारे लंग्स में पहुंचता है। राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिजिक्स का प्रिंसिपल, दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। राइट। आपको फिजिक्स का एक और प्रिंसिपल समझने की जरूरत है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या मतलब निकलता है इसका? इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? लेट्स से कि कोई जगह है, उस जगह की अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। राइट। या हम उल्टा कर दें, किसी जगह है वहां का वॉल्यूम हम कम कर दें तो वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये वैसा वर्सा भी होता है। राइट। ओके। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। नाउ अभी आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। आप ये सारी चीजों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम इनहलेशन करते हैं और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे बॉडी के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमको वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो वी नीड टू स्टडी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। तो जो पहला स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है हमारे इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन में, दैट इज रिब्स। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है इंटरकोस्टल मसल्स। जो हमारे रिब्स होते हैं, उन रिब, लाइक दिस इज आवर रिब एंड दिस इज लेट्स से sternum. This is our rib. This is the first rib. This is the second rib. Ribs are connected to the sternum. दो रिब्स के बीच में हमारा ये मसल प्रेजेंट होता है। इस मसल को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। करेक्ट। ओके। तो पहला रिब्स इन्वॉल्व होता है, दूसरा होता है हमारा इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होता है, और तीसरा इन्वॉल्व होता है हमारा डायाफ्राम। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तब हमारे रिब्स का मूवमेंट होता है। नाउ रिब्स तो एक स्केलेटन है, वो अपने आप मूव कैसे करेगा? वो मूव करता है इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिब्स आउटवर्ड मूव करता है, और वो जब रिलैक्स करते हैं तो हमारा रिब्स इनवर्ड मूव करता है। और जो डायफ्राम है, ये क्या करता है? ये हमारे रिब केज के अंदर, थोरैसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। नाउ अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने से होगा क्या? अगर हमने थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, विच मीन्स थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर, जो एयर है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगा।
इसको अभी हम डिटेल में आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, प्लीज आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अभी हम देखते हैं कि हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम इनहेल करते हैं और जब हम एक्सहेल करते हैं। पहला चेंज, पहले हम इनहेलेशन को स्टडी करते हैं, इनहेलेशन के बाद हम एक्सहेलेशन को स्टडी करेंगे, राइट। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनहेलेशन के दौरान हमारे रिप्स में क्या चेंजेस आते हैं। हमारा रिप्स अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करता है। कैसे? आप इस डायग्राम को देखिए, ये है हमारा डायग्राम। ये होता है जब हम इनहेल करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब आपको ये नजर आ रहा होगा, दिस इज आर रिप केज, और रिप केज हमारा अपवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा है। ये आपको यहां से नजर आ रहा है, दिस इज अपवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड एंड ऑफ कोर्स दिस आल्सो दी आउटवर्ड। ऐसा हमारा रिप केज मूव करता है जब हम इनहेल करते हैं, करेक्ट। नाउ अनदर स्ट्रक्चर, इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम इनहेल करते हैं तब हमारा इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये दो रिप्स हैं, दिस इज द फर्स्ट रिप एंड दिस इज द सेकंड रिप, और इन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा इंटरकोस्टल मसल्स। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारा रिप्स अपवर्ड, आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अनदर मसल दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, दैट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम फ्लैट होता है, यहाँ पे आप देखिए, दिस वन इज द डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और ये फ्लैट हो रहा है। इससे होता क्या है, जब हमारा डायाफ्राम नीचे जाता है, जब हमारे रिप्स आउटवर्ड जाते हैं, तो इससे हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड। जैसे ही हमारा वॉल्यूम बढ़ा, हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर कम प्रेशर हुआ, लो प्रेशर हुआ। एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है, तो हमारा एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू दी थोरेसिक कैविटी मूव कर जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉल्यूम का इंक्रीज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रेशर का हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर अंदर जितना है वो उतना ही रहेगा। हम अपने मन से प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। हम करते क्या है, हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डायाफ्राम नीचे क्यों जाता है। डायाफ्राम नीचे जा रहा है ताकि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके। आगे मैंने लिखा भी है, जब डायाफ्राम नीचे जाता है, व्हेन द डायाफ्राम फ्लैटन्स, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ये इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी ये डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर लो प्रेशर, इन द एटमॉस्फेयर देयर इज अ हाई प्रेशर, देन ब्लड, आई एम सॉरी, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करेक्ट। इससे पहले मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, इसलिए मेरे मुंह से एयर की जगह ब्लड ज्यादा निकल रहा है, सो रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इनहेलेशन के टाइम क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी में। नाउ अभी हम बात करते हैं एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन के दौरान हमारे थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिप्स में। रिप्स हमारा मूव करता है डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड इनवर्ड। लेट्स सी इन दिस डायग्राम। ये है हमारा थोरेसिक कैविटी, ये हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, बैकवर्ड मूव कर रहा है और इनवर्ड यूज मूव कर रहा है। दिस इज व्हाट, रिप केज। ओके, अनदर स्ट्रक्चर, इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होता है इंटरकोस्टल मसल के साथ, वो रिलैक्स करते हैं। जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं, हमारा रिप केज वो प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। इंटरकोस्टल मसल, एज आई टोल्ड यू, इट इज बिटवीन द रिप्स, बिटवीन दी टू अल्टरनेटिव रिप्स, उनके बीच में इंटरकोस्टल मसल होता है और वो रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। नाउ डायफ्राम, डायफ्राम डोम शेप का हो जाता है, विच मीन्स ये डायफ्राम जो पहले फ्लैटन था ये अब डोम शेप का हो गया है।
और ये क्यों डोम शेप का हो गया है? जैसे ही रिपकेज अंदर आया, हमारा डायफ्राम डोम शेप का हुआ, विच मीन्स हमारा वॉल्यूम अभी डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। तो हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेशर इंक्रीज हो गया। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो हमारा एयर थोरैसिक कैविटी से एटमॉस्फेयर में वापस चले जाएगा, और इसी को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। करेक्ट? ओके। डोम शेप का हो गया। ये डोम शेप का हुआ तो उससे हुआ क्या? उससे हमारे थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। करेक्ट? आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी ये डिक्रीज हो गया। प्रेशर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी ये इंक्रीज हो गया। और जो हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर जो एयर है, जितने भी एयर प्रेजेंट है, वो बाहर चले जाती है एटमॉस्फेयर में, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। आई होप आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि वो क्या मैकेनिज्म है जो हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर ऑकर करते हैं, जिससे हम इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है। सो प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। द फर्स्ट वन इज द टाइडल वॉल्यूम। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप मेरे साथ इनहेल और एक्सहेल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्या मतलब निकलता है इसका? जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ अभी, तो जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, उस दौरान हम जितना वॉल्यूम हम अपने थोरैसिक कैविटी के अंदर लेते हैं, या फिर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम जितनी वॉल्यूम हम एक्सहेल करते हैं अपने थोरैसिक कैविटी के बाहर, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और कितना हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं? दैट इज 500 ml। नाउ द क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड इज दैट हम ml यूनिट को क्यों यूज कर रहे हैं? हम मिलीलीटर को हम यूजुअली लिक्विड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम ml यूज करते हैं। हम एयर के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? तो लीटर्स, ये जो यूनिट है, इसको हम यूज करते हैं फ्लूइड को नापने के लिए, एंड एयर इज अ फ्लूइड, इसलिए हम एयर को भी ml यानी कि मिलीलीटर्स में नापते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम जितने वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल या हम एक्सहेल करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। करेक्ट? नाउ आपका जो दूसरा वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हम कॉम्प्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। अभी होता क्या है, आप मेरे साथ इनहेल करिए तभी आपको समझ में आएगा। इट इज additional volume of air that can be inspired forcefully after a normal inspiration। क्या बोल रहा है ये? आप मेरे साथ इनहेल करिए, एक बार नॉर्मल इनहेल करिए, दिस इज नॉर्मल इनहेलेशन। उसके बाद आपको एक्सहेल नहीं करना है, फिर से आप इनहेल कीजिए जितना आप इनहेल कर सकते हैं, रुक जाइए वहां पे। इसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा आपने इनहेल किया है, आपने पहले नॉर्मल इनहेलेशन किया, दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। आपने इनहेल किया, उसके बाद आपको एक्सहेल नहीं करना है, उसके बाद आप जितना इनहेल और कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज योर, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। आप 0 पे हैं, आपने नॉर्मल इनहेलेशन किया, आपने इनहेल किया कितना? 500 ml। अब आपको ये जो इनहेल आपने किया है, इसको आपको एक्सहेल नहीं करना है। अब आप एडिशनल, आप जितना इनहेल कर सकते हैं, आपको उतना इनहेल करना है, और दैट इज 2500 और 3000 ml। तो ये जो एडिशनल आपने इनहेल किया है, दिस वन, इट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IRV बोलते हैं, या फिर हम कॉम्प्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? अब अगर आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर आपने समझ लिया है, तो आप गेस कर सकते हैं कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो सकता है। तो इसको हम सप्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं।
करेक्ट। क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। क्या बोल रहा है? आपने पहले नॉर्मल एक्सपिरेशन करना है, पहले आपको नॉर्मली एक्सहेल करना है। जब आप नॉर्मली एक्सहेल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। आपने नॉर्मली एक्सहेल किया, उसके बाद आप जितना और ज्यादा एडिशनली एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, हम उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसको हम सप्लीमेंटल एयर भी बोलते हैं। फिर से देखिए आप यहाँ पे मैं एक ग्राफ के जैसा बना रहा हूँ। आपने एक्सहेल किया, ये आपने एक्सहेल किया, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। कितना एक्सहेल किया आपने? 500 ml। करेक्ट। अब आपको फोर्सफुली और एक्सहेल करना है, और आपने एक्सहेल किया, ये कितना है? 1000 टू 100 1100 ml। राइट। सो ये जो आपने एक्स्ट्रा एक्सहेल किया है, इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। करेक्ट। आई होप आपको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा अगला टॉपिक है, अगला कैपेसिटी हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब क्या है? आपने एक्सहेल किया, तो जो आपने नॉर्मल एक्सहेल किया हम उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, टीवी। करेक्ट। उसके बाद आपने फोर्सफुली फिर एडिशनल एयर एक्सहेल किया, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इससे ज्यादा अब आप एक्सहेल नहीं कर सकते। इसके बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में बचता है, हम उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। करेक्ट। और एक कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर है जो आपके लंग्स में बच जाता है, वो है 1100 टू 1200 ml। करेक्ट। और ये हमेशा आपके लंग्स में मौजूद होता है। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आपके लंग्स में जितना एयर मौजूद है आप सबको बाहर नहीं निकाल सकते। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपने सारा एयर अपने लंग्स से बाहर निकाल दिया तो आपका लंग्स कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में बचा रहता है, और उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या होता है रेसिडुअल वॉल्यूम? जब आप एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके बाद जो आपके लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है हम उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। करेक्ट। ओके। हम उसको आरवी से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। ये लंबा चौड़ा नाम आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये होता कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, आपने एक्सहेलेशन किया नॉर्मली, तो आपने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ा? दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, विच मीन्स 500 ml। आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम आपने बाहर निकाला। उसके बाद आपके लंग्स में जितनी हवा बचती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूं कैसे। आपके लंग्स में कितनी एयर मौजूद होती है? आप कितना, आपकी कैपेसिटी कितनी होती है आपके लंग्स में? आपके लंग्स में होती है एक रेसिडुअल वॉल्यूम, तो आपके लंग्स में हमेशा होगा। करेक्ट। नाउ एक होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप इसको भी बाहर निकाल सकते हो। राइट। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या बोलता है? नॉर्मल एक्सपिरेशन में, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स में जितना एयर बचता है हम उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन में आपने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, तो आपके लंग्स में बचा क्या? रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये आपके लंग्स में बच जाता है, इसलिए हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को आरवी प्लस ई आरवी भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नाउ कम्स दी वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? The maximum amount of air that can be breathed in after forceful expiration।
क्या मतलब निकलता है इसका? क्या बोल रहा है ये? जब आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन करते हैं, आपने पूरी ताकत लगा के आपने एक्सहेल किया, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद आपने जितना अमाउंट ऑफ एयर जो आप वापस से इंस्पायर करते हैं, हम उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब हम पहले ये देखते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। हम अब ये देखते हैं कि हम फोर्सफुली कौन कौन से वॉल्यूम को एक्सपायर करते हैं। सबसे पहले जब हम फोर्सफुली एक्सपीरेशन करते हैं तब हम निकालते हैं टाइडल वॉल्यूम को बाहर। टाइडल वॉल्यूम बाहर निकल गया। उसके बाद हम और क्या बाहर निकालते हैं? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम इसको ही बाहर निकाल दिए। ओके, अब हमने कर दिया है फोर्सफुल एक्सपीरेशन। अब हमको करना है मैक्सिमम इंस्पिरेशन, फोर्सफुल मैक्सिमम इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम टाइडल वॉल्यूम वापस से अंदर लेंगे, तो हम इसको लिखते हैं टीवी, करेक्ट। प्लस हमने जो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये भी हमारे थोरेसिक कैविटी से ही बाहर निकला है, हम इसको भी अंदर लेंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों हमने थोरेसिक कैविटी से बाहर निकाले, ये हम वापस ले लेते हैं। ये वापस आ गए हमारे थोरेसिक कैविटी में। अब हम इन दोनों को वापस इनहेल करने के बाद हम एडिशनल इनहेलेशन और करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दिस इज योर वाइटल कैपेसिटी, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का एक और डेफिनेशन होता है, वो क्या है अभी हम समझते हैं, मैंने और करके इसको मेंशन भी किया हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज दैट। इट इज maximum amount of air that can be breathed out after a forceful expiration। क्या मतलब होता है इसका? इट इज इंस्पिरेशन, एक मिस्टेक हो गई है, इंस्पिरेशन। क्या कह रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। क्या होता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन? हम पहले फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं, उसके बाद जो मैक्सिमम एयर हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तब हम अपने थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से वॉल्यूम्स को डालते हैं। फर्स्ट वन, हमने इंस्पायर किया, हमने इनहेल किया, तो हमने क्या लिया? टाइडल वॉल्यूम, टीवी, ये हमने इनहेल किया। नाउ फिर हम क्या इनहेल करते हैं? हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ अब इन दो चीज को हमने इनहेल किया है, तो जाहिर सी बात है हम इन दो चीज को एक्सहेल भी कर सकते हैं। तो हम क्या क्या एक्सहेल करते हैं फोर्सफुली? पहला, हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल करते हैं। दूसरा, जो हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो लिया है एक्स्ट्रा, हम उसको भी एक्सहेल करेंगे। प्लस ये दोनों को एक्सहेल करने के बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर हम और एक्सहेल करते हैं, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम उसको भी एक्सहेल करते हैं। देन इट इज नोन एज द वाइटल कैपेसिटी। आई होप इसके पहले जो मैंने डेफिनेशन बताया था उसमें भी यही सेम फॉर्मूला होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरे डेफिनेशन का फॉर्मूला है और ये है पहले डेफिनेशन का फॉर्मूला, दोनों सेम है। क्लियर? आई होप आपको वाइटल कैपेसिटी समझ में आया होगा। नाउ कम्स द टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी? अभी हम समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, हमने मैक्सिमम इंस्पायर किया तब हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम होता है हम उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, करेक्ट। अब हमने इनहेल किया, हमने क्या क्या इनहेल कर सकते हैं? हम कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, हमने इनहेल किया। और हम क्या इनहेल कर सकते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम ये भी इनहेल कर सकते हैं। नाउ जो पहले से जो हमेशा हमारे लंग्स में मौजूद होता है हम उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, वो भी हमारे लंग्स से पहले से होता है। और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जो हमने एक्सहेल किया ही नहीं है, वो भी हमारे लंग्स में पहले से मौजूद होता है। इसको हमने एक्सहेल किया नहीं, हम एक्सहेल कर सकते हैं लेकिन हमने अभी तक किया नहीं है। सो दिस इज व्हाट द टोटल लंग कैपेसिटी इज, एंड इट constitute to be 5000 to 6000 ml। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दी रेसिडुअल वॉल्यूम। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ कम्स दी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नाउ वन मोर थिंग, जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और जो ये
टाइडल वॉल्यूम है, इन तीनों को हम एक साथ वाइटल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इन तीनों को एक साथ यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी लिख दिया गया है, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम हम इसको भी टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। करेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी, ये क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय लंग्स। हम कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आप बताइए कि हम कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं। पहला, हम टाइडल वॉल्यूम तो इंस्पायर कर ही सकते हैं, प्लस हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी हम इंस्पायर करते हैं। इन्हीं दोनों को हम मिला के बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये कितना होता है? 3000 टू 3500 ml। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स दी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? आप एक बार गेस कीजिए, हम क्या क्या मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं। हम एक्सपायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, जाहिर सी बात है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को हम कंबाइन करके बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय लंग्स। और ये कितना होता है? 1500 टू 1600, दैट इज 1500 टू 1600। करेक्ट। आई होप आपको ये सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी क्लियरली समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप इसको रिवाइंड करके देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सेकेंड या थर्ड टाइम पे ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसको समझने में इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको बीपीएड बीपीईएस में डेफिनेटली ये आपको सेमेस्टर एग्जाम में या इंटरनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, एंड वेरी हाई चांसेस इन टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन एंड सीयूटी एग्जामिनेशन। राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं व्हाट इज स्पायरोमीटर और पल्मोमीटर। होता क्या है? डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्रीथिंग कैपेसिटी। हम जितना ब्रीथ कर सकते हैं उस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर या पल्मोमीटर का यूज किया जाता है। यह दिखता कैसे है? दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हम यहाँ से एक्सहेल करते हैं और ये बॉल्स ऊपर नीचे जाते हैं, और इसका अपना एक अलग नॉर्म्स होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और इसी से हम मेजर करते हैं कि हमारी ब्रीथिंग कैपेसिटी कितनी है। राइट। ओके, नाउ अनदर टू टर्मिनोलॉजीज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम ब्रीथिंग कैपेसिटी को किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर, या उसी को हम पल्मोमीटर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज टेकिपनिया? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिपनिया। इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट देन नॉर्मल। हम जितना नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट देन नॉर्मल, हम जितना ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर रहे हैं नॉर्मली, उससे ज्यादा अगर हम करने लग गए तो हम उसको बोलते हैं टेकिपनिया। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन कम्स दी ब्रेडिपनिया, डिक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट देन नॉर्मल। हम नॉर्मल जितना ब्रीथ करते हैं अगर हम उससे कम ब्रीथ करने लग गए 1 मिनट के अंदर अंदर, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। अब इसके कई सारे रीजंस होते हैं। राइट। जो नॉर्मल रीजन है वो ये हो सकता है, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। और ब्रीदिंग रेट डिक्रीज कब होता है? जब आप सो रहे हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हैं, तब जाहिर सी बात है आपका ब्रीदिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन और भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, और इसको कंट्रोल कौन करने वाला है ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब हमारे ब्रीथिंग रेट को कौन कंट्रोल करके रखता है। राइट। तो हमारे ब्रीथिंग रेट को दो कंपोनेंट्स कंट्रोल करके रखते हैं। द फर्स्ट वन इज नर्वस एंड द सेकंड वन इज द केमिकल। नर्वस रेगुलेशन एंड द केमिकल रेगुलेशन। मतलब अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। राइट। नर्वस रेगुलेशन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब हम ये देखते हैं कि ब्रेन कैसे रोल प्ले करता है हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में। करेक्ट। नाउ ब्रेन में हमारे दो पार्ट्स मौजूद होते हैं, पॉन्स फेरुलाe एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये पॉन्स फेरुलाe मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ होता है, क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा नर्वस सिस्टम में। अभी हम ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। ब्रेन में कई सारे हिस्से होते हैं, उनमें से दो हिस्से हमारे पॉन्स फेरुलाe एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा।
इसके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। दिस कर्व्ड वन इज pons varuli. This is pons varuli, and this neck-like structure, it is medulla oblongata. Let me write it here. Pons varuli, and this one is medulla oblongata. Now, हमारे pons varuli में दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. The first one is the pneumotaxic center, and the second one is apenestic center. This one is pneumotaxic center. This one, and this one is apenestic center. This you can skip. इतना डिटेल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस. न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकंड वन इज एपनिस्टिक सेंटर. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ. ओके, सो दिस इज द बिगर डायग्राम. ये हमारा pons varuli है, दिस वन इज pons varuli, और pons varuli के अंदर दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं, द अपर वन इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दिस वन, दिस पिंकिश कलर एरिया, एंड दिस इज द एपनिस्टिक सेंटर. अब ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता क्या है? दिस स्विच ऑफ द इंस्पिरेशन, लिख लीजिए इसको, स्विच ऑफ इंस्पिरेशन. हम ब्रीदिंग करते हैं जिसमें इनहेल और एक्सहेलेशन दोनों प्रेजेंट होता है. नाउ, अब हमने इनहेल किया, एक टाइम के बाद हमको एक्सहेल भी करना होता है. उसके लिए हमको हमारा इनहेलेशन को स्टॉप करना होता है. तो ये इनहेलेशन को स्टॉप करने के लिए जो मैसेज है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर भेजता है. आई होप आपको क्लियरली समझ में आएगा कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर का रोल क्या होता है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैसेज भेजता है जिससे हमारा इनहेलेशन स्टॉप होता है, और जब इनहेलेशन स्टॉप होता है उसके बाद हमारा एक्सहेलेशन स्टार्ट होता है. अब नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर से ज्यादा इंपल्स सेंड होने लग जाए, ज्यादा मैसेज सेंड होने लग जाए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से, तो होगा क्या? आपका जो इंस्पिरेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप 2 सेकंड के लिए इनहलेशन कर रहे हैं तो शायद 1.5 या 1 सेकंड हो सकता है, विच मीन्स आप जल्दी जल्दी इनहेल करेंगे, आपका इनहलेशन का टाइमिंग डिक्रीज हो जाएगा और आप ज्यादा इनहेल नहीं कर पाएंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने थोरेसिक कैविटी में नहीं डाल पाएंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेसिव रिलीज ऑफ मैसेज फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या कॉज करता है, ये आपका इनहलेशन टाइमिंग कम कर देता है. करेक्ट. नाउ देन कम्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. करते क्या है ये दोनों, अभी हम समझते हैं यहाँ पे. लेट्स सी. ये डॉर्सल साइड में मौजूद है इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ये क्या मॉनिटर करता है? ये नंबर ऑफ इंस्पिरेशन मॉनिटर करता है, नंबर ऑफ इंस्पिरेशन. और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये क्या मॉनिटर करता है? ये एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन ये दोनों को मॉनिटर करता है. राइट. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे नर्वस रेगुलेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स काम करते हैं. बैक टू द प्रीवियस स्लाइड. हमारे नर्वस रेगुलेशन में दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें आता है pons varuli एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. करेक्ट. pons varuli में हमारे दो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड द एपनिस्टिक सेंटर. न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है? ये स्विच ऑफ करता है हमारे हमारे इंस्पिरेशन को, ये स्विच ऑफ करता है. हमारे थोरेसिक कैविटी में इंस्पिरेशन हुआ, देन न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मैसेज सेंड करता है और हमारा इंस्पिरेशन रुक जाता है और उसके बाद एक्सपिरेशन शुरू होता है. उसके बाद आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसमें दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो नंबर ऑफ इंस्पिरेशन को मॉनिटर करता है, और मौजूद होता है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को मॉनिटर करता है. आई होप आपको इतना सब कुछ नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग समझ में आया होगा. अभी हम आते हैं केमिकल रेगुलेशन में. केमिकल रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं. एंड व्हाट आर दोस केमिकल्स? दोस केमिकल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड द H+ आयंस.
अभी होते क्या है, H प्लस आयन क्या होता है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारे बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उतना ही H प्लस आयन रिलीज होता है हमारे बॉडी में। H प्लस आयन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम इनहेल करते हैं और जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो हमारा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और इस ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद हमको मिलता है CO2, H2O और H प्लस आयन भी हमको मिलता है, करेक्ट। और यही H प्लस आयन और CO2 हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं ये अभी हम समझते हैं। मान लीजिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। हम वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने के टाइम हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उस एनर्जी के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा होता है तो हमारा बॉडी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन रिलीज करता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन जो रिलीज हुआ है इसको हमको बॉडी से आउट करना पड़ता है। इसी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट एक्सरसाइज के दौरान बढ़ जाता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब मेरे इस स्टेटमेंट से आपको इतना समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन प्लेस अ वेरी लेस सिग्निफिकेंट और नो रोल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। अब ये काफी शॉकिंग होगा बट इट इज ट्रू। हम ब्रीदिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए हम रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान उतना ज्यादा हमारा ब्रीदिंग रेट होगा। यही मैंने अपने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। मोर द CO2 एंड H प्लस आयंस मोर द ब्रीदिंग रेट। हम जितना ज्यादा हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जितना ज्यादा CO2 और H प्लस आयन निकलेगा उतना ज्यादा हमारा ब्रीदिंग रेट होगा। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है लेसर द CO2 और H प्लस आयंस लेसर द ब्रीदिंग रेट। अगर हमारे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान अगर कम CO2 बनता है और कम H प्लस आयन बनता है तो हमारा ब्रीदिंग रेट भी कम होगा। और अगर कोई भी CO2 नहीं बनता है तो हमारे बॉडी में ब्रीदिंग ही नहीं होगा, करेक्ट। आई होप आपको केमिकल रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग समझ में आया होगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम देखते हैं हमारे मैकेनिकल रेगुलेशन के बारे में। मैकेनिकल रेगुलेशन को हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। क्या होता है हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स? हेरिंग्स और ब्रूअर्स ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मैकेनिज्म को डिस्कवर किया था। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमारे ब्रोंकाई के वॉल्स में ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। होता यह है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे ब्रोंकाई भी स्ट्रेच करते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए इसलिए जो वॉल्स होते हैं हमारे ब्रोंकाई के वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि अब इनफ स्ट्रेचिंग हो चुका है और अभी हमको एक्सहेल करने की जरूरत है, राइट। फिर हमारा ब्रेन मैसेज पहुंचाएगा एपनिस्टिक सेंटर को और एपनिस्टिक सेंटर हमारा ब्रीदिंग को रोक देता है, नॉट ब्रीदिंग, डी इनहेलेशन। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग। किसका ओवर स्ट्रेचिंग? हमारे ब्रोंकाई का, करेक्ट। आई होप आपको सारे न्यूरल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन और मैकेनिकल रेगुलेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी ब्रीथ टू एक्सहेल CO2 and H plus ion, not the carbon dioxide, not the oxygen, करेक्ट। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे आने वाले टॉपिक्स जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। If you have any doubt, then the comment section is open for you. You can put on your doubt over here, and I will try my best to answer it. If you have any suggestions regarding my teaching or my content, then you can frankly write it over the comment section. I will try to follow it. So this is all for today's video. Bye bye.